मुकेश की मां का निधन उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, जिसके बाद कुछ सालों तक उसके पिता ने उसे पाला पोसा, लेकिन काम के चलते वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, जिस कारण उन्होंने निर्मला नाम की एक औरत से शादी कर ली। निर्मला ने बचपन से ही मुकेश के साथ कभी सौतेली माँ जैसा बर्ताव नहीं किया। कुछ सालों बाद जब निर्मला को बेटा हुआ तो मुकेश ने उसे बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह प्यार किया। दोनों की परवरिश बहुत ही लाड़ प्यार से की गई। दोनों की उम्र जब शादी लायक हुई तो उनके पिता ने दोनों भाइयों की शादी करवा दी, लेकिन उनकी शादी के बाद उनके पिता का निधन हो गया। माँ, अब तो हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। हम इतने सालों से जो करना चाहते थे अब वो हम आसानी से कर सकते हैं। अरे अभी हमारी मुसीबत टली कहाँ है। पहले वो हमारे सर पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे थे, और अभी इस मुकेश की पत्नी हमारे सर पर कुंडली डालकर बैठ गई है। अगर ये शादी करके यहाँ पर ना आई होती तो मुकेश को तो हम कब का बेवकूफ बनाकर उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा चुके होते। अरे तुम आज ही ऐसे तो हम कभी भी सारी जायदाद अपने नाम नहीं करवा पाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, वरना आधी जायदाद तो वही लेकर चली जाएंगे। मैंने बचपन से इस पर इतनी मेहनत इसीलिए नहीं की कि इतनी आसानी से इसे आधी जायदाद लेकर जाने दूं। इस जायदाद में से तो मैं इसे एक टुकड़ा भी नहीं लेने दूंगी। तुम दोनों इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़े दिनों के लिए अनीता को कहीं भेजना होगा, वरना उसके रहते ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। अरे रहने दो मम्मी जी, जब से उसकी शादी हुई है तब से वो एक दिन के लिए भी यहाँ से नहीं गई है। उससे पहले ही हम लोगों पर शक है, इसीलिए अगर आप उसे कहीं भेजोगी भी तो वो नहीं जाएगी। उसके लिए हमें कुछ और ही सोचना होगा। अरे तुम एक काम करना, आज अनीता भाभी के खाने में नींद की दवाई मिला देना। जब वे गहरी नींद में सो जाएगी तो मुकेश भैया से हम अपना काम निकलवा लेंगे। ऐसे भी उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। वैसे एक बात तो है, ऐसे कामों में आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। मैं तो चलती हूँ खाना बनाने, मुझे अपना काम भी तो करना है। आज पिंकी जल्दी ही सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। वो अनीता के खाने में नींद की दवाई मिला देती है। खाना खाते ही अनीता थोड़ी देर में गहरी नींद में सो जाती है। तभी निर्मला मुकेश को अपने कमरे में बुलाती है। क्या हुआ माँ? तुमने इस समय मुझे यहाँ पर बुलाया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी जिसका बेटा तेरा जैसा हो, उसकी तबीयत कभी कैसे खराब हो सकती है। तू मेरा इतना ध्यान जो रखता है। अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तुमने हमेशा मुझे मेरी सगी माँ की तरह पाला है, तुम्हारा ध्यान रखना भी तो मेरा फर्ज है। अच्छा अब बताओ कि क्या बात है? बेटा देख, ये बात मैं तुझे बता रही हूँ, किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। भले ही तुझे लगता है कि जतिन तुझसे बिल्कुल सगे भाई की तरह प्यार करता है, लेकिन वो मेरा ही खून है, इसीलिए मैं उसकी रग रग से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो हमेशा से ही यही चाहता है कि तेरे पिताजी की जायदाद उसके नाम हो जाए, लेकिन मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसीलिए तेरे पिताजी ने जाने से पहले आधी जायदाद तेरे नाम कर दी थी। इसीलिए मैं बस कागजात पर तेरे दस्तखत चाहती हूँ। एक बार तूने इन कागजात पर दस्तखत कर दिए तो जतिन फिर कभी तेरे साथ कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। नहीं माँ, जतिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जिस भाई के साथ तुमने मुझे बचपन में पाला है वह भाई कभी मेरे साथ ऐसी गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि जो संस्कार तुमने मुझे दिए हैं वही संस्कार तुमने उसे भी तो दिए हैं। तुम इस तरह जतिन के बारे में ऐसा मत सोचो। बेटा अभी तू बहुत सीधा है, तू बिल्कुल नहीं जानता उन दोनों पति पत्नी के मन के अंदर कितना छल है। तूने आज तक मेरी हर बात मानी है ना, तो ये भी मान ले, मैं तो ये सब तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अच्छा ठीक है ना माँ, मैं तुम्हारे कहने पर अंगूठा लगा देता हूँ, लेकिन जतिन ऐसा नहीं है। मुकेश बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उन चीजों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इस बात का फायदा उठाकर निर्मला ने उससे घर के कागजात पर अंगूठा लगवा लिया। लेकिन जब अगले दिन सारा सच सबके सामने आया तो मुकेश और अनीता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दोनों के दोनों अपना सामान बांधो और इसी समय इस घर से निकल जाओ। बहुत सालों तक इस घर में जेल लिया हमने तुम्हें, लेकिन अब और नहीं। आज से घर सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा है। यह सब तुम क्या कर रहे हो? आपने तो मुझसे कहा था माँ कि तू इन कागजात पर अपना अंगूठा लगा देगा तो जतिन तेरे साथ कोई धोखा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सब क्या हो रहा है?
अरे तुझे क्या लगा कि मैं बिना किसी मतलब के अपने सगे बेटे की बुराई तुझसे करूंगी? इस सारी जायदाद का हकदार सिर्फ और सिर्फ मेरा जतिन है, इसलिए ये सारी जायदाद उसे ही मिलेगी। तो जैसे सौतेले बेटे को भला मैं क्यों अपने बेटे का हक देने लगी? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा माँ। तुमने इतने प्यार से बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आज तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तो तुम्हें अपनी यशोदा माँ मानता था, लेकिन तुमने ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। कभी कभी हम लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मैं हमेशा से आपको इन लोगों के लिए सावधान करती रही, लेकिन आपने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। अगर आपने पहले ही मेरी बात को मान लिया होता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। अब आपको इन्हें जो भी ज्ञान देना है इस घर से निकलने की बात देना, क्योंकि मैं तो अब 2 पल भी इस घर में आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। और खबरदार, जो आज के बाद यहाँ पर दिखाई दे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुकेश को घर से बेदखल होने का इतना दुख नहीं था, जितना बड़ा दुख उसके लिए ये था कि जिसे उसने अपनी सगी माँ से बढ़कर माना, उसी माँ ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो अपना सारा सामान लेकर अनीता के साथ घर से निकल गया। उसने अपने पुराने गांव की ट्रेन पकड़ी और अपने गांव पहुंच गया, जहां पर उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। जानती हो अनीता, जब मैं पैदा हुआ था तो पिताजी के पास इस गांव में एक झोपड़ी थी। मेरी माँ ने वहीं पर मुझे जन्म दिया था, इसलिए अब हम वहीं जाकर रहेंगे। मेरे पिताजी ने भी अपनी जिंदगी में सब कुछ मेहनत करके हासिल किया था, उसी तरह मैं भी अब खुद मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए जी, आपकी हर संघर्ष में मैं आपका साथ दूंगी। मुकेश अनीता को अपनी पुरानी झोपड़ी में लेकर जाता है। इतने सालों में झोपड़ी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। झोपड़ी की छत भी टूटी फूटी थी, बस वहां पर एक चारपाई और एक चटाई थी। सुनिए, आप एक काम कीजिए, खाना बनाने के लिए थोड़े चावल और अंडे ले आइए। अभी मैं हम दोनों के लिए अंडा बिरयानी बना देती हूँ। कल से हम दोनों गांव में कोई काम ढूंढना शुरू कर देंगे। गांव से वो कुछ अंडे, चावल और बिरयानी बनाने का सामान लेकर आता है। अनीता दोनों के लिए अंडा बिरयानी बनाकर तैयार करती है। तभी अंडा बिरयानी खाते हुए मुकेश के दिमाग में एक ख्याल आता है। अनीता, तुम इतनी अच्छी अंडा बिरयानी बनाती हो तो क्यों ना हम गांव में अपना अंडा बिरयानी का ठेला खोल लें। नहीं जी, गांव में ज्यादा लोग नहीं है, इसीलिए अगर हमने यहाँ पर अपना ठेला खोल भी लिया तो ठेला ज्यादा चलेगा नहीं। अगर ऐसा काम शुरू करना है तो किसी ऐसी जगह पर शुरू करना होगा जहाँ पर लोगों की भीड़ आती जाती रहती हो, तभी हमारा काम अच्छा चल पाएगा। वरना अगर गांव में हमने ठेला खोल दिया तो हमारे खर्चे के पैसे भी नहीं निकल पाएंगे। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसी भला कौन सी जगह है जहाँ पर लोगों की भीड़ आती रहती हो? अरे हाँ, जब हम रेलवे स्टेशन से घर आए थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। तो क्यों ना हम रेलवे स्टेशन पर ही अपना अंडा बिरयानी का ठेला खोल लें। अरे हाँ, हम रेलवे स्टेशन पर अपना काम बहुत अच्छा चला सकते हैं। वैसे भी अब अपना काम तो शुरू करना ही है, तो क्यों ना हम कल से ही रेलवे स्टेशन पर अंडा बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दें। लेकिन हमारे पास ठेला खरीदने के पैसे नहीं है, तो हम काम कैसे शुरू करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। बचपन में पिताजी गांव में अपना सब्जी का ठेला लगाते थे और घर के पीछे वाला ठेला आज भी है। मैं उस ठेले की मरम्मत करा लूंगा तो हम उस ठेले पर अपना काम शुरू कर देंगे। मुकेश ठेले की मरम्मत करके उसे ठीक कर देता है। अगले दिन सुनीता सुबह जल्दी उठकर अंडा बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। मुकेश भी अंडा बिरयानी बनाने में उसकी मदद करता है। दोनों अपने ठेले पर अंडा बिरयानी बनाकर तैयार कर रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते हैं और वहां पर अपना ठेला लगाना शुरू कर देते हैं। रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाते ही उनकी ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अरे वाह बहन जी, आपके ठेले की अंडा बिरयानी तो बड़ी स्वादिष्ट है। वरना रेलवे स्टेशन पर इतना स्वादिष्ट खाना मिलना तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऊपर से आपने अंडा बिरयानी का दाम भी इतना कम रखा हुआ है, इसलिए हर कोई इसे आसानी से खा सकता है। जो भी कोई उनकी ठेले पर आकर अंडा बिरयानी खाता, वो उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। यूं ही खुशी से महीना गुजरता है और उनका अंडा बिरयानी का काम बहुत अच्छा चल जाता है। उन्होंने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को तोड़कर वहां पर अपना एक छोटा सा घर बना लिया। उन्हें रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाते हुए कुछ महीने बीत गए। तभी उनकी ठेले पर एक बूढ़ी भिखारन आती है। बहुत भूख लगी है बेटा, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। माँ, तुम यहाँ पर? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई?
मुकेश और अनीता को सामने देखकर निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों उन्हें सबसे पहले वहां पर बैठाकर उन्हें खाना खिलाते हैं और उन्हें अपने घर लेकर जाते हैं। बताओ माँ, ये सब कैसे हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? ये सब मेरे कर्मों का ही फल है बेटा। मैंने तुझ जैसे बेटे के साथ धोखा करके बहुत बड़ा गुनाह किया। आज इस गुनाह की सजा भगवान ने मुझे दी है। जिस बेटे के लिए मैं तेरे साथ छल कर रही थी, उसी बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज मेरी ये नौबत आ गई है कि मुझे भीख मांगकर रोटी खानी पड़ रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, तुम मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। आज से तुम हमारे साथ रहोगी। अब तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुकेश और अनीता निर्मला को माफ कर देती हैं, लेकिन निर्मला कभी अपने किए को नहीं भूल पाती और अपनी की हुई गलती का पछतावा हमेशा के लिए उसके मन में रह जाता है। मधुपुर नाम के एक गांव में मदन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी जानकी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। उसका बेटा राजू 5 साल का और बेटी भावना 8 साल की थी। गांव में मदन का एक आम का खेत था। वो अपने खेत में उगे आम बाजार में बेचा करता और आमों को बेचकर उसके पास जो थोड़ी बहुत पैसे आते, उन पैसों से ही वो अपने परिवार का खर्चा चलाया करता था। कुछ आम वो बाजार में ग्राहकों को बेचता तो कुछ गांव के ठेकेदार उससे खरीद लेते। क्या बात है ठेकेदार साहब, इस बार आपने मुझसे आम नहीं खरीदे? बस क्या बताऊं मदन, इस बार तो पहले ही कई सारे किसान मुझे आम बेच चुके हैं। इस बार मौसम इतना अच्छा रहा कि सभी की आम की फसल बहुत अच्छी हुई। पूरे बाजार में जहाँ देखो वहाँ पर आम की भरमार है। अभी तक तो बाकी किसानों से खरीदे हुए सारे आम भी नहीं बिके, इसलिए मैंने तुमसे और आम नहीं खरीदे। कहीं पता चले कि मेरा घाटा ही हो जाए और आम रखे रखे सड़ जाए। मेरी मानो तो तुम खुद ही अपना ठेला लगाकर दूसरे गांव जाकर आम बेचो, क्योंकि हमारे गांव में बाजार में तो आम ही आम भरा हुआ है। आम इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों के खरीदने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा। यहाँ पर आम बेचोगे तो घाटे में रहोगे। अगर आप कहते हैं तो फिर मैं दूसरे गांव में जाकर ही आम बेचता हूँ। ठेकेदार के कहने पर मदन दूसरे गांव में जाकर आमों को बेचने लगता है, लेकिन आसपास के सभी गांव में इतने ज्यादा आम थे कि कोई मदन के मुंह मांगे दाम पर आम खरीदने को तैयार ही नहीं था। भैया, मैं तो 30 रुपए से 1 रुपया ऊपर भी नहीं दूंगी। इतने में 1 किलो आम देनी है तो दो, वरना यहाँ पर और भी बहुत से लोग आम बेचने आते हैं। मैं किसी और से आम खरीद लूंगी। बहन जी, मुझ पर जरा थोड़ा तरस खाइए। यहाँ कोई खीरा ककड़ी थोड़ी ना है जो मैं आपको इतने सस्ते दाम में बेच दूँ। आम को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मेरे खेत के आम तो गुड़ से भी ज़्यादा मीठे हैं। किसी और ठेले वाले के पास आपको इतने स्वादिष्ट आम नहीं मिलेंगे। एक बार आप आम खा कर तो देखिए, क्या यह आपको इतने सस्ते आम लगते हैं? अरे भैया, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे ही ठेले के आम मीठे हैं? यहाँ पर जितने भी लोग आम बेचने आते हैं उन सब के आम मीठे ही तो होते हैं। उन सब से मैं इसी दाम पर आम खरीदती हूँ। तुम्हें इतने दाम में आम बेचने हैं तो बेचो, वरना मुझे तुमसे आम नहीं खरीदने। अच्छा ठीक है बहन जी, ले लीजिए, लेकिन किसी और को मत बताना कि मैंने आपको इतने सस्ते में आम बेचे हैं, वरना कोई भी मुझे इसका ठीक दाम नहीं देगा। मैं तो आपको ये इतने सस्ते में इसलिए दे रहा हूँ ताकि कम से कम मेरी बोनी तो हो जाए, वरना सुबह से तो मेरी बोनी ही नहीं हुई है। बोनी करने के लिए मदन उस औरत को सस्ते में आम बेच देता है। वो पूरा दिन गर्मी में अपना ठेला लेकर गांव-गांव घूमता है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसे आमों के लिए ठीक दाम नहीं देता, जिस वजह से मदन को बहुत घाटा होता है। वो पूरे दिन में कमाए हुए थोड़े बहुत पैसे लेकर घर जाता है। क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? लगता है पूरे दिन गर्मी में काम किया तो बहुत थकान हो गई है आपको। आप जब तक हाथ मुंह धोइए, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। जानकी मदन के लिए नींबू पानी बनाकर लाती है, लेकिन उसके बाद भी मदन के चेहरे पर परेशानी देखकर वो भी परेशान हो जाती है। आप तो अभी भी मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। कम से कम मुझे बताइए कि आखिर आप इतने परेशान हैं क्यों? बस क्या बताऊं जानकी, इस बार ठेकेदार साहब ने मुझे पहले ही कहा था, इस बार बाजार में आम की फसल की बहुत ज़्यादा भरमार है, इसलिए आम की बिक्री अच्छे दाम पर नहीं हो रही। उनका कहना बिल्कुल सच था। जब मैं आज गांव-गांव घूमकर आम बेचने गया तो पहले जहां 60, 70, 80 रुपए का आम किलो मिलता था, आज वही आम 20 और 30 रुपए में बिक रहे थे। कोई भी 1 किलो आम के लिए 30 रुपए से ज़्यादा देने को तैयार ही नहीं था।
पूरा दिन घूम कर भी मैंने बस 600 रुपये कमाए हैं, जिसमें से अगर मैं अपना मुनाफा निकालूं तो शायद 100 रुपये भी नहीं बचेंगे। हे भगवान, इस तरह तो हमें बहुत घाटा हो जाएगा। अगर आम बेचेंगे तो भी घाटा है, नहीं बेचेंगे तो भी घाटा है। ये तो हम मुसीबत में फंस गए हैं जी। अब हम करें तो क्या करें? ऐसे तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा। पिताजी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बेटा, कहो क्या बात है। पिताजी, अगर बाजार में आम की भरमार है तो आप बाजार में आम बेचने से अच्छा मैंगो शेक का ठेला खोल लो। गांव के बाजार में मैंगो शेक का कोई भी ठेला नहीं है, तो गर्मी में लोग आपके पास मैंगो शेक पीने आएंगे। आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। हाँ पिताजी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे स्कूल के पास भी एक मैंगो शेक वाले अंकल हैं। उनके पास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। वह बस आम के अंदर थोड़ा सा दूध, चीनी और इलायची डालकर मैंगो शेक बनाते हैं और लोगों को वो बहुत पसंद आता है। तो फिर ठीक है, मैं कल से बाजार में अपना मैंगो शेक का ठेला लगाना शुरू कर देता हूँ। क्या पता सचमुच उसमें मेरी बहुत अच्छी कमाई हो जाए। हाँ पिताजी, जब आप मैंगो शेक के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगोगे ना, तो मेरे लिए एक साइकिल खरीद लाना। मेरे सभी दोस्तों के पास अच्छी अच्छी साइकिल है, तो आप मेरे लिए भी वैसे ही एक साइकिल ले आना। अरे वाह, अभी ठेला खुला नहीं और मेरे बेटे ने मेरे ठेले की कामयाबी पहले ही सोच ली। चलो अच्छा है, क्या पता तुम्हारे कहने से मेरा ठेला सचमुच ही अच्छा चल जाए। हाँ पिताजी, आप भी इसी तरह मैंगो शेक बनाना और बेचना शुरू कर दो। मैंगो शेक बेचने के लिए आपको इस तरह गर्मी में गांव-गांव घूमना भी नहीं पड़ेगा। लोग खुद चलकर आपके पास मैंगो शेक पीने आएंगे। ये तो बच्चों ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैंगो शेक बनाना भी बहुत आसान है, तो आपको इस काम को करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठेला तो आपके पास पहले से है, तो आप कल से ही बाजार में मैंगो शेक का ठेला लगाना शुरू कर दीजिए। सभी लोग इसी तरह हंसी मजाक करते हैं। अगले दिन मदन बाजार में अपना मैंगो शेक का ठेला लगाता है। वो अपने खेत के ताजा आम और गाय का शुद्ध दूध लेकर मैंगो शेक बनाना शुरू करता है। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा मैंगो शेक देखकर लोग उसके ठेले के पास आने लगते हैं। वाह भैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इतनी गर्मी में यहाँ पर मैंगो शेक का ठेला खोल लिया, वरना यहाँ पर तो आसपास कोई मैंगो शेक का ठेला था ही नहीं। अब अपने यहाँ पर ठेला खोल लिया है तो हर रोज आपके ठेले पर आकर मैंगो शेक पिया करूँगा। बिल्कुल भैया, बताइए आपके लिए कौन से वाला ग्लास लगाऊं, छोटे वाला या बड़ा वाला? आज पहली बार आपके यहाँ का मैंगो शेक पी रहा हूँ, तो पहले मेरे लिए छोटा वाला ग्लास ही लगाओ यार। अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर बड़े वाला ग्लास भी पी लूँगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल, अभी लगाता हूँ। लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आपको मेरे ठेले का मैंगो शेक बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये मैंगो शेक मैंने अपने खेत में ताजे शुद्ध आम से बनाया है और यह दूध भी गाय का शुद्ध है। अच्छा, तब तो ये मैंगो शेक बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। मदन ग्राहक को मैंगो शेक बनाकर देता है, तो उसे पीते ही ग्राहक मदन की तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। वाह भैया वाह, आपने सच ही कहा था कि मुझे आपके ठेले का मैंगो शेक बहुत पसंद आएगा। इतने सालों बाद मैंने आम का असली स्वाद चखा है, जैसा हमारे बचपन में होता था। वरना आजकल तो हर कोई मसाले में पके हुए आम ही बेचता है। इस आम का स्वाद बहुत ही अच्छा है और आपने इसमें मीठा भी बिल्कुल नाप तोल कर डाला है। ना बिल्कुल कम है ना बिल्कुल ज़्यादा। सच बताऊं तो मैंने इसमें मीठा डाला ही नहीं है भैया। मेरे खेत के आम पहले ही इतने मीठे हैं कि मुझे इनके अंदर और मीठा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसे तो मैं गाय के शुद्ध दूध, मेरे खेत के आम और थोड़ी सी इलायची और बर्फ डालकर बनाया है। अगर इसके अंदर चीनी नहीं है तब तो यह और ज़्यादा अच्छा है। इतना स्वादिष्ट और हेल्दी मैंगो शेक तो हर किसी को पीना चाहिए। उस ग्राहक के जाने के बाद मदन के ठेले पर एक के बाद एक ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। वो मैंगो शेक का छोटा ग्लास 20 रुपए और बड़ा ग्लास 40 रुपए में बेचता है। शाम होने तक उसका सारा मैंगो शेक बिक जाता है। एक दिन मैंगो शेक बेचने से ही उसकी कमाई बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन में इतने पैसे कमा पाऊंगा। आज मेरी कमाई पूरे 3000 रुपये हुई है। सुबह राजू कह रहा था जब आपका काम अच्छा चल जाए तो मेरे लिए एक साइकिल लेकर आना, तो आज मैं उसके लिए एक साइकिल लेकर जाता हूँ। देखूंगा कितना खुश हो जाएगा वो। मदन अपनी बेटी के लिए साइकिल लेकर घर आता है। वो अपनी बेटी के लिए भी एक फ्रॉक खरीद कर ले जाता है। देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए एक नई साइकिल राजू, और भावना तुम्हारे लिए मैं एक सुंदर सी फ्रॉक लेकर आया हूँ।
थैंक यू पिताजी, ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। हाँ पिताजी, और मेरी साइकिल भी बहुत अच्छी है। मुझे तो लगा था कि अभी मेरी साइकिल आने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आप तो एक ही दिन में मेरे लिए साइकिल लेकर आ गए। थैंक यू पापा। अपने बच्चों को इस तरह से खुश देखकर मदन और जानकी भी बहुत खुश होते हैं। तभी मदन अपनी झोले में से जानकी को एक साड़ी निकाल कर देता है। अरे, मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? मेरे पास तो पहले से ही इतनी साड़ियाँ पड़ी है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी साड़ियाँ हैं। पिछले 5 सालों में तुमने एक भी साड़ी नहीं खरीदी, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। मदन अपने पूरे परिवार के लिए तोहफे लेकर जाता है तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे मदन का मैंगो शेक का ठेला और अच्छा चलने लगता है। उसके खेत के ताजे मीठे आमों के स्वाद की वजह से हर कोई उसके ठेले पर मैंगो शेक पीने आने लगता है। 1 साल के अंदर अंदर मदन मैंगो शेक बेचकर इतने पैसे कमा लेता है कि वो गांव में अपना शेक का एक बहुत बड़ा कैफे खोलता है, जहां पर अब वो तरह तरह के फ्रूट शेक्स बनाकर बेचने लगता है। लेकिन पैसा आने के बाद भी वो अपने काम में कोई बेईमानी नहीं करता, बल्कि पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, जिस वजह से वो अपने काम में आगे तरक्की भी हासिल करता है।